नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों कई बार इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक सवाल भी उठता है कि क्यों भारत ने नाटो से रिजेक्ट किया हुआ राफेल विमान चुना। इसके बजाय भारत के पास ऑप्शन था Su-57 फाइटर जेट को खरीदने का। लेकिन इस बात का भी एक पुख्ता कारण है जो आपको जानना जरूरी है। पहला, भारत ने राफेल क्यों खरीदा, भले ही नाटो के सदस्य इसका इस्तेमाल नहीं करते हों। दरअसल राफेल को फ्रांस ने यूरोफाइटर टाइफून परियोजना से हटने के बाद विकसित किया, क्योंकि फ्रांस को टाइफून की विशेषताएं पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपना लड़ाकू विमान राफेल बनाने का फैसला किया। राफेल एक सफल लड़ाकू विमान बना। इसने अधिकांश नाटो और अमेरिकी लड़ाकू विमानों जैसे टाइफून, F-16, ग्रिपेन आदि के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया। फिर भी अधिकांश नाटो देश अमेरिका की मजबूत कूटनीति के कारण अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत अमेरिकी लड़ाकू विमानों को नहीं खरीदता है। इसीलिए फ्रांस के पास MMRCA उस सौदे को जीतने की पूरी संभावना है, जहां पर अमेरिका ने अपने F-21 की पेशकश भी की है। हालांकि भारत F-21 को नहीं लेने वाला। वहीं साब का ग्रिपेन, सुखोई 35 जैसे बाकी प्रतियोगी भी इस टेंडर में शामिल है, लेकिन भारत अभी भी राफेल को ही चुन सकता है। और जिस तरीके से कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब 5th जनरेशन तकनीक वाले फाइटर जेट्स को भारत अपने इस टेंडर में शामिल करेगा। कुछ लोगों ने कहा कि F-35 भी भारत शामिल कर सकता है और पूरी संभावना है F-35 की। तो दोस्तों ऐसा आधिकारिक रूप से कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा कि भारत अमेरिका का F-35 खरीदेगा अपने इस टेंडर के तहत, क्योंकि दोस्तों F-35 बहुत ही कॉस्टली विमान है और इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। यही नहीं, इसके रिस्ट्रिक्शन भी भारत को सहने पड़ेंगे जो अमेरिका लगाता है। इसीलिए भारत को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जिसमें किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस ना हो। और ऐसे में राफेल विमान के अंदर काफ़ी सारी विशेषताएं हैं जो कि इसे 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट तो बनाती ही हैं, साथ ही कुछ 5th जनरेशन की तकनीक भी इसमें लगाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांस शुरू से ही वो देश रहा है जिसने UNSC और टेक्नोलॉजी एंड वॉर अगेंस्ट टेरर में भारत का समर्थन दिया है और हर वक्त भारत के साथ खड़ा भी रहा है। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना पहले से ही जो मिराज 2000 का इस्तेमाल कर रही है उनके प्रदर्शन से भी खुश है। अब बात आती है Su-57 फाइटर जेट की। फ्रांस की तरह भारत की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पहले तो भारत FGFA प्रोग्राम के तहत रशिया के साथ Su-57 जेट को बनाने पर काम शुरू करने वाला था, जिसके लिए कुछ पेमेंट भी दे दी गई थी। लेकिन बाद में भारत पीछे हट गया, क्योंकि तकनीकी मुद्दे, जो क्रिटिकल तकनीक होती है, वो रशिया साझा करने से मना कर रहा था। तो इसीलिए भारत को इस साझेदारी से हटना पड़ा। और यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी आई कि रशिया ने खुद Su-57 जेट को ज़्यादा संख्या में अपनी वायुसेना में शामिल नहीं किया और इसीलिए भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है, जिसे HAL के द्वारा विकसित किया जा रहा है और 2029 तक ये सामने भी आ जाएगा। यही नहीं, इस गैप को पूरा करने के लिए रशिया ने एक और ऑफर दिया, जिसके तहत 5th जनरेशन वाले सुखोई 70 चेकमेट का वो बार बार ऑफर भारत को कर रहा है। लेकिन भारत अभी भी इस चीज से सहमत बिल्कुल नहीं होने वाला है। दरअसल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स वर्ष 1990 के दशक से MMRCA का मूल्यांकन कर रही है। एक कमेंट भी मैंने पढ़ा था, उसमें किसी व्यक्ति ने ये लिखा था कि वो उस टाइम पे 10 साल का था जब उसने MMRCA के बारे में सुना और आज वो 27-28 साल का हो गया है, तब से MMRCA के बारे में सुनता आ रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि वक्त बहुत ज़्यादा लग गया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि विमानों को कभी भी अफरा तफरी में नहीं खरीदा जाता। इससे पहले मूल्यांकन होता है, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है और उसके अलावा देश के साथ कैसे संबंध रहे हैं वो भी देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि 1990 के दशक में जब MMRCA का मूल्यांकन किया जा रहा था तो उस दौरान डसॉल्ट का राफेल इसके लिए उपयुक्त भी नहीं था और बाद में फ्रांस राफेल को भारत के दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधित करने के लिए भी सहमत हुआ। इतना ही नहीं, उसने अगले 5 वर्षों के लिए MRO सुविधाएं स्थापित करने, पुर्जों और अन्य जरूरतों को उपलब्ध कराने की भी बात मान ली थी, क्योंकि भारत पहले से ही डसॉल्ट विमानों को संचालित कर रहा है और फ्रांस भी भारत के पक्ष में ही काम कर रहा था। फ्रांस भारत का सबसे विश्वसनीय रक्षा साझेदार भी है और आज भी दोनों की दोस्ती बेहद मजबूत है। और सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पर एक और है कि अगर हम अमेरिका के दुश्मनों से मुलाकात करते हैं तो इससे हमारी विदेश नीति पर प्रभाव डालता है अमेरिका, और वहीं फ्रांस ऐसा कुछ नहीं समझता। फ्रांस ने कभी भी भारत की विदेश नीति का विरोध नहीं किया, चाहे भारत फ्रांस के दुश्मन के साथ भी बातचीत क्यों ना कर रहा हो। अमेरिका के साथ सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अगर अमेरिका के खिलाफ हमने अगर कोई काम किया या उसके दुश्मनों के साथ अगर हम गए तो वो कई तरीके के सैंक्शंस लगाने की धमकियां भी देता है और पहले कई बार लगा भी चुका है। इसीलिए भारत भी अपने सर पर
किसी और की बंदूक को नहीं लगवाना चाहता। दोस्तों आपको बता दें कि स्टैंडर्ड के जारी होने के समय यूरोफाइटर टाइफून और F-15 विमान की कीमत काफी अधिक थी और साथ ही जब स्टैंडर्ड जारी किया गया था तो उस समय रूसी MiG-35 और Su-57 भी ड्राइंग बोर्ड पर थे। हमारी जरूरत उस समय 128 विमानों की थी। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कार्रवाई और न्यूक्लियर ट्राइड के तीसरे चरण को सक्रिय करने की तत्कालीनता यानी कि इमरजेंसी का मतलब यही था कि MMRCA सौदे में एटलीस्ट कम से कम 36 विमान तो भारत के पास आए और राफेल विमान की डील में भी 10 सालों की देरी हुई। हालांकि राफेल सबसे अच्छा सौदा भी रहा है जो हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो भी सजेशन दिए थे डसॉल्ट एविएशन को इस फाइटर जेट में बदलने के लिए या फिर अपने हिसाब से इसके मानकों को तय करने के लिए, वो पूरी तरह से मंजूर किए गए फ्रांस के द्वारा और ये विमान फिर भी भारत को सस्ते मिले हैं। अब ये कहा जाता है कि भारत ने Su-57 को खरीदने के बजाय बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया राफेल को क्यों खरीदा। दोस्तों ये जो दिवालियापन और ये जो बैंकक्रप्ट कहा जाता है, ये जो हमारे पश्चिमी विश्लेषक होते हैं वो जानबूझ करके इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। यानी कि राफेल को क्यों चुना जबकि आपको 5th जनरेशन का एक एडवांस स्टेल्थ Su-57 मिलने जा रहा था। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि क्या अभी भी Su-57 तैयार है, क्योंकि Su-57 अभी यानी कि 2021 में ही रशिया की वायुसेना में एंटर करने लगा है, यानी कि प्रवेश इसका अब शुरू हो चुका है और ये किसी अन्य वायुसेना के साथ इसने अभी तक काम नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ राफेल फ्रांस, मिस्र, ग्रीक और कतर की वायुसेना के साथ काम करता है। रशिया का Su-57 कॉम्बैट प्रूवन नहीं है, यानी कि ये युद्ध में अभी सिद्ध नहीं हुआ है और राफेल अपने युद्ध में सिद्ध है यानी कि कॉम्बैट प्रूवन है और इसने लीबिया, इराक, सीरिया में अपनी मल्टी रोल भूमिकाओं को निभाया। और यही नहीं, इस फाइटर जेट ने दुश्मन के सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और कई अलग अलग लड़ाकू अभियानों में खुद को अच्छी तरीके से साबित किया है। अब यहाँ पर बात आती है स्टील्थ फैक्टर की, तो आपको क्या लगता है कि Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट है? ये भी दोस्तों अभी तक प्रूवन नहीं है। जिस तरीके से हम J-20 को भी स्टील्थ नहीं मानते हैं, ठीक उसी तरीके से Su-57 का भी अभी कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये स्टील्थी है और अगर इसका स्टील्थनेस प्रूफ हो जाती है तो ये 5वीं पीढ़ी का विमान आसानी से कहा जाएगा। सुखोई के एक विमान इंजीनियर ने बताया कि अगर Su-57 पूरी तरह से विकसित भी हो जाएगा तब भी ये एक 4थी पीढ़ी के भारी लड़ाकू बम वर्षक की तरह काम करेगा। तो वहीं अमेरिका का F-15EX ये अच्छा फाइटर जेट कहा जा सकता है। इसमें काफी कुछ विशेषताएं F-35 से ली गई हैं, लेकिन फिर भी F-15EX में लो ऑब्जर्वेबिलिटी का जो फीचर है वो नहीं है, लेकिन इसमें F-35 वाली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एजीमुथ सेंसिंग कैपेसिटी, जो कि 5th जनरेशन के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तकनीक है। इसीलिए ये फाइटर जेट यानी कि F-15EX 4 जनरेशन के विमान में भी काफी उन्नत होगा। दूसरी ओर राफेल जो कि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये एक पार्शियल स्टील्थ विमान कहा जा सकता है, यानी कि आंशिक रूप से स्टील्थ विमान कह सकते हैं। और फाइनली दोस्तों ये कहा जा सकता है कि राफेल जो कि एक मीडियम वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और जबकि Su-57 एक भारी वजन वाला एयर सुपीरियरिटी कम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। ये दोनों ही स्वाभाविक रूप से अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही Su-30 MKI में हैवी एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत और इसमें कई तरीके के सुपीरियर्स आर्मामेंट्स भी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स के सिद्धांतों में 3 अलग अलग श्रेणियां हैं, लाइट वेट जिसमें कि तेजस, मीडियम रोल जिसमें कि राफेल और हैवी वेट जिसमें सुखोई 30 MKI है। यानी कि ये बात क्लियर है कि Su-57 जैसा एक अप्रमाणित यानी कि अनप्रूवन प्लेटफॉर्म परेशानियों से भरा हुआ होगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इसीलिए भारत राफेल को ही प्रायोरिटी दे रहा है और MRFA प्रोग्राम के तहत भी भारत राफेल को ही चुन सकता है। शायद यहाँ पर F-15EX की संभावना भी हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।